बेटा बेटा, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है भाई? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखो आपने कहा, क्या कहा, एवरेज वेलोसिटी, क्या कुछ बता रहे थे ना? वाह, हाँ आपकी क्या है बताएं? velocity of an electron in a conductor tilted towards the positive end under the influence of electric current. सही है। क्या आप लोग इसका मतलब समझ पा रहे हो जो आप डेफिनेशन बता रहे हो? हाँ बताइए आप। रटना नहीं है, देखो दोस्त, यही फंस जाओगे। हाँ बोलो। वेरी गुड। पक्का यही है? और किसी को कुछ पता है इस पे? हम जानते हैं कि देखिए, आप लोगों को पढ़ने के केवल दो सोर्स हैं, क्या है? या तो आप बुक से पढ़ रहे हैं, या तो टीचर या सीनियर जो भी आपको समझा रहे बता रहे, वही तो जानोगे आप। मेरा इंटरेस्ट इस बात में बिल्कुल नहीं कि आप किससे पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो। मेरी रुचि इस बात में है कि आप जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो कि नहीं, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग जो डेफिनेशन बता रहे हो इसका मतलब समझ आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, हाँ इलेक्ट्रॉन करते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ क्या होता है? अरे इतना सदमे में नहीं आना है, ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी कोई मंत्र मार दिए, एकदम हैरान हो गए। मेरे कहने का मतलब आप जो पढ़ते हैं उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करो थोड़ा सा। ये नहीं कि रटे बोल दिए लिख के चले आए, क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर ट्विस्ट हो जाता है तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमने चीजों को समझा नहीं है। आप बेहतरीन लिखेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा तो वहीं फंस जाएंगे हम। समझना अपने को। अच्छा, आप लोग कहते हैं ना कि जैसे बाइक चला रहे हैं, बड़ा ड्रिफ्ट मार रहा है, आप बोलते हो कि नहीं ड्रिफ्ट मारना, बोलते हो कि नहीं? उसमें क्या होता है बताओ जरा। अच्छा, राहुल सर मारते हैं? कब देखा बे? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया क्या? हाँ, अच्छी बात है। भाई देख, आओ आओ आओ, इतना भी लेट नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम तो बचा ही, आओ आओ बेटा। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जैसे इन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन्स, अब एटम की एक बात करते हैं। एक एटम में देखो फंडामेंटल पार्टिकल्स की अब बात करते हो तो कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम में? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और क्या है? न्यूट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, एक जगह फिक्स है। लेकिन उनमें रोटेशन हो रहा होता है। उनमें क्या हो रहा था भैया? रोटेशन हो रहा होता है, लेकिन हम इतना नहीं पढ़ते। हमें यह पता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो फिक्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या है? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इतना आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें ना, जब कंडक्टर की बात करोगे सबसे पहले बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कैसे इलेक्ट्रॉन को आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में है या वैलेंस सेल में है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनको फ्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही उनको बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, चाहे थर्मल एनर्जी मिलेगी, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, चाहे थोड़ी सी लाइट एनर्जी मिलेगी, वो क्या होंगे? एक्साइटेड स्टेट में आएंगे,
और आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा हो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, तो आपको आइडिया होगा एनर्जी जब बाहर से मिलेगी वो एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, लोअर स्टेट से या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। जब एटम का लास्ट ऑर्बिटल ही है वो, उसके बाद वो एक्साइटेड होते हैं तो कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ना वो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, रैंडम इधर उधर कंडक्टर में क्या होगा, मूव करेगा। फिर दूसरे एटम्स के क्या होंगे, ऑर्बिटल में इंटर करेंगे। फिर दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल में इंटर करेंगे। यही सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, कर लीजिए। जब आप इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो मैं रुक जाऊँ। देखो, मैं बहुत ही लोकतांत्रिक आदमी हूँ, एकदम डेमोक्रेटिक आदमी हूँ मेरा। हाँ नहीं, अरे मतलब तुम मुझे दूसरे कैटेगरी में डालना है बेटा। अरे तिवारी जी, मैं एकदम लोकतांत्रिक आदमी हूँ। देखो हाँ बेटा, तुम्हारे लिए है, तुम लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा लोकतांत्रिक हूँ, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सुनो यहाँ मेरी बात, एकदम शांति से सुकून से पढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि क्लास में एक बार में एक ही इंसान बोले। अगर मेरा बोलना जरूरी होगा तो मैं बोलूंगा, आप लोग सुनिएगा। आपका बोलना जरूरी होगा तो मैं भी सुनूंगा, लेकिन मुझे बता दीजिएगा कब सुनना है। लेकिन साथ साथ नहीं, दो काम एक साथ करेंगे तो ना आप मेरी बात समझ पाएंगे ना हम आपकी बात समझ पाएंगे। तो अभी मेरा जरूरी है मैं बोलूं, क्या है जनता की राय। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में तो जनता की राय चलेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है मैं बोलूं ना, तो प्लीज प्लीज बीच में बहुत बोलिए, नहीं मारेंगे। हाँ बोलिएगा नहीं, बीच बीच में बात नहीं करना, शांत रहो, सुनो। कुछ बता रहे हैं तो समझिए। आपको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। कौन है यहाँ टीबी का मरीज? अच्छा, ये राहुल सर की हरकत कब से सीख लिया बे? हाँ देख देख देख, इसमें दिमाग लगेगा, यही देख रहा हूं। देख, तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या होते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। देखिए, होल्स का भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जानते होंगे। होल्स का मतलब क्या होता है, आपको आइडिया है होल्स का मतलब क्या होता है? होल्स, अरे वो वाला होल नहीं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, ये है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप किया, देखो सुन लो भाई, जब बोले तो सुनिए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्केप करेगा तो यहाँ सिर्फ क्या बनेगा, एक वैकेंट स्पेस बचेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जहां से मूव कर जाता है वहां कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले था, उस पर्टिकुलर प्लेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, होल्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले था वहां से मूव कर गया तो वहां कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी वेकेंट स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, होल्स कहते हैं। ठीक है, वहां पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर करना। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्टर के अंदर रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। जो लास्ट सेल में है वही इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप करेंगे, दूसरे एटम में जाएंगे, सिलसिला चलता रहेगा, रैंडम मूवमेंट उनका चलता रहेगा। तो अभी आपको उस कंडक्टर में कोई करंट नहीं मिलेगी। क्यों कोई करंट नहीं मिलेगी भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनल उनका मूवमेंट नहीं है, इसलिए कोई करंट मिलना नहीं है। क्योंकि जब मैं करंट की बात करता हूं तो करंट की डेफिनेशन ही आप पढ़ते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उससे आपको क्या मिलती है, करंट मिलती है। चार्ज चाहे कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जब आप डायरेक्शन की बात करते हो तब आप बात करते हो, अगर चार्ज नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो आप बताओगे जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। मोटा मोटा ये सब जानते हैं आप सबको पता है। लेकिन अभी क्या है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट या कोई एक्सटर्नल एनर्जी ऐसी नहीं मिल रही कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को या इस कंडक्टर को हमने क्या किया, किसी बैटरी या सोर्स से एनर्जी से कनेक्ट कर दिया भाई। बैटरी से कनेक्ट कर देने के बाद बैटरी का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, देखो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका क्या मतलब है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसका मतलब वहां एक्सेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस में यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है भाई, डिफिशियंसी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हम जानते हैं कि नेचर का एक बेसिक लॉ है कि हमेशा चीजों को क्या करती है, इक्वलाइज करती है, बैलेंस करती है। तो इस कंडक्टर में या इस बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पे है ये फ्लो करके कहां जाना चाहेगा, पॉजिटिव, तो यहां इंटर करेगा, यहां इंटर करेगा। बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन है यहां इंटर करेगा। यहां इंटर करने के बाद जब ये कंडक्टर में इंटर करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पहले से इस पे प्रेजेंट है, जैसे क्या होता है
कि पानी किसी पाइप में पहले से भरा हो, अभी मूव नहीं कर रहा है, बाहर से उस पाइप में कहीं से भी पानी आए तो जो पाइप में पानी अंदर पहले से है वो भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं, डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले से कंडक्टर में है, जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के आ रहे हैं वो इसको क्या करेंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसकी रिपल्सन की वजह से एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कैसा फोर्स, एक्सटर्नल रिपल्सिव फोर्स। वो रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके मूव कर रहे हैं इसके नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस इलेक्ट्रॉन को कहां पुश करेगा भाई, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही ना। तो जो कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी किधर से किधर मूव करने लगेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम कहेंगे बैटरी का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इस साइड से इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे। इसमें तो सारे आपके क्या आ जाएंगे, इसकी आएगा। अब ये कहेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में या इसके इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करने लगे उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वही क्या हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो इसकी वेलोसिटी होगी इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन, भाई करंट की स्पीड क्या होती है मुझे बताओ, करंट की स्पीड क्या होती है, करंट की स्पीड क्या होती है, अच्छा लाइट की स्पीड कितनी होती है, अरे वही इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है भाई, वही तो करंट की भी स्पीड होगी, जो लाइट की स्पीड है वही करंट की भी स्पीड है। तो तब तो इलेक्ट्रॉन को उसी स्पीड से मूव करना चाहिए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जिस रेट से मूव करेगा उसी रेट से तो हमें करंट मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जिस रेट से मूव करेगा उसी रेट से तो अपने को करंट मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है तो हमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी ऑर्डर का मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है भाई, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा। -3 मीटर में लिख रहे हैं, सेंटीग्रेड मिलीमीटर से अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एकदम चिल, ठीक। -4 -4 5 अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं आप, ये माइनस में है, जबकि लाइट की स्पीड आप कितना पढ़ रहे हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में बड़ा डिफरेंस है। तब हम कैसे कहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो वेलोसिटी मिल रही है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये तो डेफिनेशन अपने आप में रॉन्ग हो जाएगी, ये डेफिनेशन अपने आप में क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, फिर कैसे कीजिएगा सही इसको। इसलिए कहा जब भी कोई डेफिनेशन कहीं से भी पढ़ो तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, फिजिक्स क्या है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा समझ रहे हो कि कैसे चीजें चल रही हैं, केवल डेफिनेशन रट लेने से लिख देने से काम नहीं बनेगा। पेपर का टफनेस का लेवल इसी से डिसाइड हो जाएगा कि आपको कितना चीज पता है। इजी और टफ जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, आपको आता है चीजें इजी है, नहीं आता है सब क्या है टफ है, इजी से इजी चीज भी क्या है टफ है। लेवल अपना ऊपर कर लिया ऑटोमेटिक सब क्या लगेगा, इजी लगेगा, अपने ऊपर काम करना है, हर चीज अपने आप इजी हो जाएगा, तब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कह पाएंगे। फिर कॉन्सेप्ट कहते हैं कि द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस ड्रिफ्ट का मतलब क्या है ये जरा समझना, ध्यान समझना जो कह रहे हैं अच्छे समझ लेना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर बाहर से आ रहे हैं इसमें इंजेक्ट हो रहे हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर से इसमें आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है मूव करेंगे तो इनमें कोलिजन तो कहीं ना कहीं होगा भाई, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे कि नहीं, जब बहुत सारे मिलियन बिलियंस में पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनमें कोलिजन होगा कि नहीं, कोलिजन होगा, होगा या नहीं होना, होगा ना। तो आप ये कहते हो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान समझना, ये रेड वाले को मैं ला रहा हूं, बाकी ये ग्रीन वाले हैं, इसमें अच्छे समझना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे क्या किया, कोलाइड किया, फिर इससे कोलाइड करने के बाद ये मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन सपोज करो ये यहां है, अभी ये इससे कोलाइड किया। हर एक कोलिजन के बाद जैसे दो चीजें अगर किसी से टकराएं, दो बॉल या दो सिस्टम या दो इलास्टिक कोलिजन, अच्छा बताओ चार्ज पार्टिकल का जो कोलिजन होगा इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक का मतलब आप समझते हो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का क्या मतलब होता है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, अच्छा गैस मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है इन इलास्टिक,
इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। कोलाइड भी करेंगे तो उनकी स्पीड में, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। अब मुझे आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन अगर इनसे कोलाइड करेंगे तो इनकी एनर्जी में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? भाई दो बॉडी सिस्टम, इलास्टिक कोलिजन होगा कि इनइलास्टिक कोलिजन होगा? एनर्जी में चेंजेस आएंगे। एनर्जी में चेंज आएगा तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने का मतलब बेसिकली क्या रीजन होगा? इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं बदलेगा ना, क्या बदल रहा है? अरे काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ ऑफ एनर्जी में चेंज आ रहा है तो क्या बढ़ रहा है उसका? स्पीड। तो ये कोलिजन के बाद जो स्पीड में चेंज आता है ना, इसी को बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज ये चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, इसलिए यहां एवरेज का कॉन्सेप्ट चलता है। क्योंकि कई बार कोलिजन क्या होगा? बढ़ सकता है, कई बार क्या होगा? घट जाएगा। जब एवरेज की बात करेंगे, ओवरऑल एवरेज जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी? मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% कोलिजन में आपकी क्या होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी, चाहे जितना भी हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, नैनोस्कोपिक लेवल पे हो। एक आध दो कोलिजन में ऐसे होंगे, जैसे 100,000 में कोई एक आध कोलिजन ऐसे निकल जाएंगे जिसमें वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी सी डिक्रीज होगी। बाकी डिक्रीज इन द सेंस जैसे मान लो 180 डिग्री पे हो गया कोलिजन, अभी इनइलास्टिक कोलिजन है, तो उस केस में क्या होगा? भाई टकराएगा, फिर टकराने के बाद क्या होगा? वापस उसी डायरेक्शन में आ रहा है। एक होता नहीं कि जाओगे टकराएंगे, तो भाई एक डायरेक्ट कोलिजन में हीट भी होता है, जानते हो ना? दो बॉडी एक दूसरे से अगर कोलाइड करें तो हल्की सी हीट भी क्या होती है? होता नहीं कि अभी कभी आप कोई गाल पे एकदम तर तर लगे मारने, देखो गाल आपका हीट हो जाता है कि नहीं हो जाता? बॉडी का अगर कोलिजन हो तो हीट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो ही जाएगा। आप हैंड्स को अपने रब करके देखो, नॉर्मली ठंडी की दिनों में लोग ऐसे करते हैं, रब हो जाता है नहीं? मतलब रब करने से हीट हो जाता है कि नहीं हो जाता? थोड़ी सी हॉटनेस आ जाती है उसमें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आता है, कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जो क्या हो रही है? थोड़ी चेंज आ रही है, उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी तो है पहले से रैंडम है, बट कोलिजन के बाद वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट इन जनरल लिखने के केस में आप यही बताओगे, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब समझो पहले कि क्या है क्या नहीं है, तब तो आप डिराइव कर पाओगे। नहीं तो फार्मूला डेफिनेशन तो हर जगह लिखा है, आप कहीं से भी लिख लोगे। यहाँ लिखा था एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स इन मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आएगा, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आया, इलेक्ट्रॉन सब क्या हुए? एक तरफ भागना स्टार्ट किए। तो इलेक्ट्रॉन में जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी में जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा, उसी इंक्रीज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन लिखी गई है ये अपने आप में एब्सोल्यूट वे में लिखी गई है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दे रही है। लेकिन चूंकि यही टीचर्स आपके चेक करेंगे, यही बुक में लिखा है, इसलिए मजबूरी में मुझे भी बताना पड़ेगा। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब आप समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आएगा, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट आएगा, बहुत ही स्मॉल। 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते हैं, मिलीमीटर में लिखे तो कितना हो जाएगा? -2 होगा, या 100 इस तरह से लिखते हैं आप। या मीटर पर सेकंड लिखेंगे 10⁻, अप्रॉक्स में क्या आता है? 5 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स आता है। अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं, -4 -5 वेरिएशन रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तभी तो देखते हो ना, बाइक जब आप ऐसे टर्न करते हो तो आपका वो जो होता है एक्सीलरेटर बहुत जल्दी घूम के, मतलब बाइक शिफ्ट करती है कि नहीं आपकी बहुत तेजी से आगे, तभी तो आप बोल रहे हैं ना उसको ड्रिफ्ट मार रहे हो, ड्रिफ्ट मार रहे हैं। उसमें क्या होता है? जल्दी से स्विंग किया, फटाक से आगे बढ़ती है कि नहीं बाइक आपकी? तो कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जो थोड़ी सी इंक्रीमेंट आ रही है, उसी इंक्रीज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब बात को ध्यान से समझो, रटने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना? लेकिन लिख लेते हैं, क्योंकि यही लिखना है, यही सब जानते हैं, यही लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन समझना इसका मतलब ये है, लिखने से लिए आप काम चलाएंगे। लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, लिख लो भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लिखो। इसको वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी सफिक्स में क्या लगाएंगे? डी। इसको वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड इन जनरल लिखा रहता है, या क्या लिखा रहेगा? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कंफ्यूज नहीं होना, इन सब का मतलब ये सा लिखा भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स। देख रहे हो ना? अटेन्ड बाय, कब अटेंड करेगा वो? The average velocity attained by charged particles in material due to an electric field is known as what? Drift velocity. ठीक, सही है ना? अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको? हमने कहा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक। अब वैसे भी पता है
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही तो करंट जाएगी। बोलो भाई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही तो करंट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से भी हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो भाई बढ़िया। तो आपने लिखा द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाई चार्ज पार्टिकल इन मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं बता रहे हैं, बस 10 की पावर को बता रहे हैं। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ व्हाट? 10 की पावर -5 से 10 की पावर व्हाट? 10 की पावर -5 और व्हाट? 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। राइटर्स में ना बड़ी वेरिएशंस हैं, कोई सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करके लिखता है, कोई बिना काउंटिंग के लिखता है, इसलिए इनको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको जो MCQ 1-लाइनर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे सोच समझ के लिखिएगा, ठीक है? नहीं तो आप कहेंगे वो तो मिल ही नहीं रहा, कौन सा लें, इसको ध्यान रखना, ठीक? बहुत चीजें वेरी करेंगी, इससे समझ में आता है कि चीजें आपको कितनी क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या? जैसे न्यूटन साहब ने, अब आप ऐसे समझना, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ हमने बताया था फर्स्ट लॉ से एसोसिएटेड है, एक दिन मैंने प्रूव करके दिखाया था। जो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है सेकंड लॉ से, मतलब सेकंड लॉ फर्स्ट से ही एसोसिएटेड है, दिखाया था कि नहीं? कल या शायद मैंने किसी क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं किस दिन, हाँ सैटरडे को बताया था। याद है आप लोगों को बताया था कैसे है? इसका मतलब अगर कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा है तो नो डाउट उस बॉडी में क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन नहीं है तो आप बताओगे क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने का मतलब ये क्या है? एक्सेलरेशन। जब बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं होगी, उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा भाई? जीरो आएगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? कभी बताओ। अभी हमने पीछे वाली क्लास में निकलवाया भी था एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, याद है आप लोगों को? लास्ट वाली क्लास में शायद मैंने लिखवाया था एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखे थे ना लोग? हाँ लिखे थे ना सब। एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज। वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? जब कोलिजन के बाद थोड़ी सी वेलोसिटी में क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी। इस तरह से समझ में आ रही बात? लिखवाया था क्या इसको लास्ट वाली क्लास में? शायद मैंने थोड़ा सा बताया होगा। आइडिया रखो जब आप चीज, देखो हार्ट का पेशेंट हूं, इस तरह से डराया ना करो भाई तुम लोग। अभी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना? ऑर्बिट छोड़ सकता है बेचारा। जैसे कुछ लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप में से कोई आप कोई इसमें से कोई केसरवानी है, गुप्ता जी या जिनकी आपका चलता है भाई, वो लोग जैसे उनके यहाँ होता है ना कि कोई पेन ऑन होता है या कोई रजिस्टर होता है, उसको धागे से बांध के रखते हैं। मान लो कहीं खो जाए तो उसको धागा खींच लेते हैं, सामान उनके पास चला आता है। ऐसे बॉटल वोटल ना कहीं कहीं तो कोई दिक्कत, एकदम रखो भाई। देखो चलो हाँ ठीक है, आ जाओ, बस ऐसे कहा मैंने। तो वीडी इक्वल टू क्या है? एवरेज वेलोसिटी, और ये निकालेंगे कितना आया? -E/m। अगर ये लिखा गया तो क्या मुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या आर क्या है? ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस वीडी लिखो आप। वीडी का रिलेशन आता है, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप टाउ वगैरह भी लिख देंगे, टाउ क्या है, रिलेक्सेशन टाइम क्या भी लिखते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ की जब आप बात करोगे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे, उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें लिखते हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट हेडिंग करो, अभी सबको साथ में ले लेंगे, सबको एक साथ कंपाइल कर लेंगे। अब लिखो आप रिलैक्सेशन टाइम, या आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप सेकेंड डेफिनेशन करके लिख लो, मेरा वाला। आपको अगर कहीं लगेगा तो आप गूगल ही फेंक दीजिएगा। लिखो आप उसको, लिखो लिखो। द इंक्रीमेंट in the velocity of electron, the increment in the velocity of electron, the increment in the velocity of electron, the increment in the velocity of electron between two successive collision ठीक है, वही आपकी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तभी ये माइनस में इतना कम आ रहा है। नहीं सोचो करंट की स्पीड ये है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ये होगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एज ए लेमैन बताओ, है सकता है ऐसा? क्या ऐसा होगा रियल में? नहीं होगा, इसलिए एकदम ध्यान समझना। अब आप लिखते हैं क्या? मीन फ्री पाथ, हेडिंग करिए ऐसा, रिलैक्सेशन टाइम लिखिए, रिलैक्सेशन टाइम, हेडिंग करिए रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम लिखो भाई, रिलैक्सेशन टाइम।
है तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे, बताना तो मुझे ही है। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है भाई? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है? आपने बताया, क्या बता रहे थे अभी पीछे? हाँ, कैसे कोलिजन करेंगे, क्या क्या मतलब? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया इसके बीच में, बुक से पढ़ रहे हैं ये? हाँ, बुक से पढ़ते हैं? अच्छा, गूगल से? वाह भाई वाह। च- हाँ, अच्छा वो वाला वन शॉट वाली है क्या ये? अच्छा, अच्छा आप ये समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि कितनी चीजें आप मिस कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं सही वे में। यही सब चीजें ना आगे आपको प्रॉब्लम करेंगी। जब आप कभी लगेगा कि यार फील नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, अरे मजा कहाँ से आएगा, जब आप समझोगे तब तो मजा आएगा। देख गुड़िया समझ, ये मान लेते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन है अपना, ये दूसरा है। भैया, भैया जी मान जाइए ना। हाँ, भैया हम लोगों से क्या मतलब है बे, कहा गया? अरे यार, तुम लोग तो मुझे एकदम वो बना दोगे मतलब। देखिए इधर, देख इधर, भैया 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 भैया, इधर देखिए देखिए देखिए, ये मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड कर रहा है, ध्यान समझना। देखो लिया समझ, इससे इसका एक कोलिजन हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो क्या चिपक जाएगा क्या? अरे कोलिजन तो हो रहा है, इलास्टिक इन इलास्टिक, उससे हटेगा ही नहीं, बाहर हटेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पहला वाला इससे टकराया, इससे टकराने के बाद जब ये किसी और से टकराएगा, मान लीजिए इससे टकरा रहा है, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन ही, पहला वाला इलेक्ट्रॉन ही इससे टकराया फिर इससे, तो पहला टकरान जो किसी उसका कोलिजन हुआ, पहली टकराहट इससे हुई और दूसरा इससे हो रहा भाई, तो ये पहला कोलिजन हुआ, ये इसी इलेक्ट्रॉन का इससे क्या हुआ, दूसरा कोलिजन हुआ। तो इसके कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन जब इससे कोलाइड करेगा, तो इस कोलिजन के बाद इस कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसी को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। वो नहीं, यही तो समझाना चाह रहा हूं, बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब एक हुआ एक के बाद एक, इसके बीच में जो होगा टाइम उसी को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे क्लासेस होती है, हाँ, यही नहीं समझना है, इसलिए कह रहा हूं लाइक नहीं करिए, समझिए बात को। जैसे आप सुने होंगे ना, मैंने पहले ही कहा, एक बार में एक ही इंसान बात करेगा। अच्छा, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ढंग से समझा दूं, पढ़ा दूं। बाकी इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे पैसे मिल जाता तेरा लॉस हो जाता, मैं क्या करूं भाई? मैं तो बस समझा रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट कह रहा हूं आपका लॉस होगा। लेकिन सुनिए, अब यही सब है, देखो लैकिंग आ रही है कि नहीं, समझने में, लिखने में, पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि नहीं? क्योंकि किताब का सही मैसेज मुझे मिल नहीं पा रहा है, और जब हम मैसेज दे रहे हैं तो मुझे दूसरा मैसेज दिया जा रहा है। देखो भाई समझ, हमने कहा पहला कोलिजन, ध्यान सुनो, पहला कोलिजन हुआ, उसके बाद यही सेम इलेक्ट्रॉन, ये जो पहला जहां हमने वन लिखा है, इससे टकराने के बाद जब इससे टकराएगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड टकराहट के बीच की इसकी जो टाइम गैप होगा उसी को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे मेरी एक क्लास हुई, दूसरे क्लास के बीच में जो गैप होगा उसको क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास जो होने वाली है, उन दोनों क्लासेस के बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। वही बोलते हो कि नहीं आप? तो एक पहले हो गया, दूसरा जब होगा तो पहले और दूसरे के बीच का जो टाइम गैप है उसी को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम में, लिखो आप, लिखो द टाइम गैप, लिखो द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम गैप बिटवीन व्हाट, टू सक्सेसिव कोलिजन,
द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज डिफाइंड एज व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, मुझे बताओ? टाउ से। टाउ, टाउ जी नहीं, टाउ स्पेलिंग होती है TAU, टाउ, वही टाउ। तो बेटा तुम एक लिखते हो ये, एक लिखते हो ये, आप ये न बोलना आप ताऊ जी को ये बोलते हो, ये जो लिखा जा रहा है वो ये चीज है टाउ। डिफरेंस कर पा रहे हो? हाँ हाँ, वही हट जा ताऊ पांचड़े वो वाला नहीं बेटा, वो ताऊ है, यहाँ टाउ है। हाँ अरे चच्चा, अरे बच्चा लिख ले नहीं। आह, अब मुझे बताओ। हाँ हाँ, मतलब बैठ सकते हैं। हाँ सही कह रही है। हटाओ इसको। आप लोग बात की नजात को, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, आप सुनो, मैं बहुत कुछ बता दूंगा लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे। मतलब अब क्या ही कहूँ मैं। मुझे बस अफसोस इस बात का रहेगा कि मैं जो सोचा आपको सिखा नहीं पाया। बाकी मैं बता बहुत कुछ दूंगा आपको, किताबों से हटकर समझना, देखना, लिखना, पढ़ना आपके ऊपर है, आप कितना मुझसे ले पाते हो। बाकी आप सोचना, अगर जानते हो तो आपको इतना फील करा देंगे कि आप राइटर्स की बुक देकर बता पाओगे क्या सही है क्या गलत है। बाकी टीचर पूचर के छोड़ दो, जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, पढ़ के यार रट गया, डेफिनेशन लिखा के चले गए। समझो, मजा तब आएगा जब आपकी हमारी बात किसी टॉपिक पे हो, एकदम लॉजिकल बातें हो, उससे जो कुछ रिजल्ट निकलेगा तब समझो कुछ हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। बाकी ये चाचा ताऊ चच्चू या मुन्ना मुन्नी, इससे काम नहीं चलेगा बेटा, क्या समझना। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, अब इसी इलेक्ट्रॉन की टकराहट जब किसी दूसरे से होगी तो इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं कंडक्टर को हीट कर रहा हूं, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ना राइटर्स ऐसे भी बताते हैं, मैं आपको बताऊं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को राइटर्स ऐसे भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, अब इलेक्ट्रॉन का इससे कोलिजन होगा तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा कि नहीं? चेंज होगा कि नहीं? उसमें जो चेंज आ रहा है उसी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ये चेंज इतना स्मॉल होगा कि इसको मेजर करना बहुत ही क्या है, समझ आ रही हमारी बात? फिर बहुत सारे ऐसे मिलियन बिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन्फ्लुएंस में रखेंगे ताकि वो मेजरेबल हो, थोड़ा सा इस वजह से रखेंगे, लेकिन वो इतना भी नहीं होगा कि एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे आइडियल गैसेस में आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैसेस का मतलब कैसे गैसेस होते हैं? ऐसे गैसेस हैं जो क्या करते हैं भाई, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को ऑब्जे करेंगे, साथ साथ क्या उनका कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक होगा, मोमेंटम उनका कंजर्व होगा, एनर्जी उनकी कंजर्व होगी। ये सब बातें करते हैं कि नहीं आप लोग? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो मजा आएगा। फिर उसमें होता है गैसेस को, अगर कोई रियल गैसेस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? क्या करेंगे? लो टेम्परेचर रखेंगे, लो प्रेशर रखें। प्रेशर लो रखना होता है कि टेम्परेचर लो रखना होता है? प्रेशर लो रखना होता है। लो प्रेशर पे रियल गैस भी किसकी तरह बिहेव करेगी? जैसे सुपर वाटर का आपने नाम सुना होगा, कभी सुना है सुपर वाटर? नाम पहली बार सुन रहे हो? सुपर वाटर का मतलब क्या है? जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में है, लेकिन अगर प्रेशर को आप बहुत लो कर दो, एकदम निग्लिजिबल, बहुत ज्यादा लो कर दिया आपने, तो -50 डिग्री सेल्सियस पे भी आपका वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा। लेकिन इन जनरल हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, 0 या 0 के नीचे गए वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड आइस में। प्रेशर आपने बहुत लो कर दिया तो -50 पे भी वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा, उसको बोलते हैं सुपर वाटर। समझ में आई बात? तो मेरे कहने का मतलब, जब चीजों को पढ़ो तो उसको थोड़ा रिलेट करो, क्या क्या सिचुएशंस बन रही हैं और क्या हो सकता है। जब हर एंगल से सोचना आएगा तभी तो आप समझोगे कि आपको सब कुछ आ रहा है। और राइटर से एग्जामिनर जो भी क्वेश्चंस बना रहे हैं वो क्या बना देंगे, किसी भी टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखेंगे आपके लेवल पे। आपको देखना आ गया तो हर चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। वो विजन डेवलप करो दिमाग में, हर चीज रिलेटिव है। माइंड का लेवल, सोचने समझने की क्षमता आपका लेवल पे है तो आपको हर चीज इजी लगेगी। सोचने समझने का जो आपका भाई जो कैपेसिटी है, जो आपकी वैलिटी है माइंड की, अगर वो कम है तो आपको हर चीज टफ लगेगा। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि हर चीज को कॉन्सेप्चुअलाइज करो। आज आपको हर जगह हर चीज मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, जो भी टॉपिक जो भी चीज आप सर्च करो, फनी वे में आपको मिलेगा, सीरियस वे में, हर वे में मिलेगा टीचर्स का। कोई टीचर उछल उछल के पढ़ा रहा है, कोई कूद कूद के पढ़ा रहा है, कोई गा के पढ़ा रहा है, कोई शायरी मार के पढ़ा रहा है, हर काम मिल जाएगा आपको। मुद्दा ये है कि जो रियल चीज वो पढ़ा रहा है कितना आप तक पहुंचा।
आप कितना उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? उसके लिए माहौल की जरूरत है। अब आप जब उसी मिजाज में रहते हो तो दिमाग में बार बार वही चलता है, मजा नहीं आ रहा है क्योंकि वो उछल नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है, गा नहीं रहा है, डांस नहीं कर रहा है, तो उस टाइप की चीजें फिर दिक्कत करती हैं। स्टेट से बाहर आओ और काम समझो। बेटा समझ रहा है? यहां सुनो, हम कह रहे हैं अब इसको अगर हम हीट करेंगे, टेम्परेचर दें, इसको कंडक्टर को टेम्परेचर दें, तो जरा बताओ रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसको हीट करेंगे कंडक्टर को तो इसके रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोलिजन जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। हाँ घट जाएगा ना, क्योंकि थर्मल एनर्जी जब इसको मिलेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, और जब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? घटेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो इन सब चीजों की बात करूंगा। इसी को रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा, इसलिए से बता रहे हैं, समझना। तो हम ये समझ गए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको शॉर्ट में ऐसे एक लाइन भी लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, on increasing temperature of the conductor, relaxation time will decreases, relaxation time what will decreases, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? क्यों हो रहा है समझ रहे हैं ना? थर्मल एनर्जी से क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या बढ़ेगा उसका? ठीक। अब आते हैं मीन फ्री पाथ में। नेक्स्ट स्टडी करो मीन फ्री पाथ। अब इसको बताओगी गुड़िया, सही बता, मीन फ्री पाथ। अच्छा गुड़िया नहीं तो गुड्डा ही बताएं। अब सबका ध्यान देखिए, मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होगा? मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है भाई, बताओ? मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? अरे ये इलेक्ट्रॉन है ग्रीन वाला, रेड कलर वाले, ये सब क्या है? एटम है। लेकिन मैं समझाने के लिए, क्योंकि ये आपको वहां तक दिख रहा है कि नहीं क्लियर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझना, ये इलेक्ट्रॉन वाले, ये ग्रीन वाले हैं। आपको विजुलाइज हो रहा है? ठीक है, बाकी इमेज तो उसमें आ जा रही क्लियर, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो बताओ जरा, मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? आखिरी अरे नाराज हो गए आप, चलिए ठीक है, नहीं पूछते। अब ये पहला कोलिजन हुआ, ये क्या है? दूसरा कोलिजन हुआ। तो इन दोनों सक्सेसिव कोलिजन में जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, इसी डिस्टेंस का मैं एवरेज निकालूं तो इसी को क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। इसका मतलब द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज डिफाइंड एज व्हाट? मीन फ्री पाथ। पहला कोलिजन यहां हुआ, दूसरा कोलिजन यहां हो रहा है, दोनों कोलिजन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस या पाथ है उसी को क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो लिखो द एवरेज पाथ या डिस्टेंस, the average path or what? Distance covered by charged particle between two successive collision, the average path या distance covered by charged particle between two successive collision is defined as what? मीन फ्री पाथ, है ना? आप समझ रहे हो ना? पहला कोलिजन फिर दूसरा, दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा, पाथ होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। तो दिक्कत नहीं भाई, चलो आगे। मीन फ्री पाथ हटाओ, इसको हटाएं। करंट डेंसिटी हम लोगों ने लिख लिया है क्या? करंट डेंसिटी क्या पढ़े हैं बताएं? J इक्वल टू, सबको पता है? बढ़िया। अब यहां पर क्या? हाँ चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और मैं अक्सर भूल जाता हूं क्लास में, लेकिन ये है कि
बिल्कुल बिल्कुल। मैं छोड़ दूं क्या? हाँ एक्चुअली यार टेंडेंसी आप लोगों की मुझे बहुत हैरान करती है, लेकिन ठीक है चलिए। आप आई इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन भी आता है, रिलेशन निकालना है अपने किसके किसके बीच में भाई, पीडी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। हेडिंग करो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप की बात करेंगे भाई। कैसे इसको स्टैब्लिश किया जाए इस पर भी बात करना है अपने को, ठीक है। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड अभी वीडी मानकर चलो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अभी क्या मानकर चलो, वीडी मानकर चलो। अभी लेंगे वही इंक्रीमेंट है, क्योंकि यही बुक में डेफिनेशन ही लिखी है, तो उसी हिसाब से सब कुछ दिया जाएगा। आप मुझे बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है? अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एस अपॉन टी। अगर टाइम 1 सेकेंड हो तो, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस। अगर इस कंडक्टर की लेंथ एल है, पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो पर सेकेंड की जब बात करोगे तो इसकी जो लेंथ होगी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के इक्वल हो जाएगी? पर सेकेंड की बात करेंगे तो 1 सेकेंड में यहां से यहां तक अगर वो आ रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये लेंथ आपकी वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। पर सेकेंड की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, है ना ये बात, कोई दिक्कत? अच्छा, अब वायर जो है वो किस शेप का है आपका, सिलेंड्रिकल शेप का है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर रेडियस आर हो इसका पाई आर, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, या इन जनरल क्या लिखते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या होती है इसकी हाइट या लेंथ, या हाइट या लेंथ इसकी क्या है, एल। भाई सिलेंडर का जो बेस होता है, बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हो, हाइट इसकी क्या है यहाँ पर, एल है, तो ए इंटू क्या होगा, एल होगा। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू एल होगा। अगर इसके पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन हो तो v वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन हो तो v वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करोगे, टोटल कितना हो जाएगा, n इंटू वी, इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, NaL। कोई टेंशन वाली बात नहीं। और मुझे बताओ L किसके इक्वल है, Vd के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, Vd के इक्वल है। तो यहां लिख देंगे क्या आ जाएगा, Na। अभी मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं, इसको मैं डिराइव करा दूंगा क्योंकि आप लोग जल्दी में है थोड़ा सा, इसलिए। v इक्वल टू एस अपॉन टी होता है, पर सेकंड की बात करेंगे, v इक्वल टू एस हो जाएगा, डिस्टेंस या लेंथ के इक्वल हो जाएगा। हमने कहा 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ रहा है, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है भाई, मान लो Vd है, L है इसकी लेंथ, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vd हो जाएगा। इस कंडक्टर के मैंने वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम क्या है भाई, कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर का मतलब बेस का एरिया, और ए क्या है भाई, एल क्या है इसकी लेंथ या हाइट है सिलेंडर की, ए इंटू क्या हो गया, एल। हमने कहा जब हम पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ किसके इक्वल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे NaVd। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n, तो v वॉल्यूम में कितने होंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा इतना। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई बताओ, अगर आप पर सेकंड की बात करोगे, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन T होता है। जब आप पर सेकंड की बात कर रहे हो, T इज इक्वल टू 1 है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल Q। और क्वांटाइजेशन आप चार्ज से आपको पता ही है, क्वांटाइजेशन आप चार्ज से आप क्या जानते हो, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या है, कैपिटल N इंटू क्या कर देंगे, E। कैपिटल N की वैल्यू क्या है जरा बताना मुझे, NaVd, और ये क्या आ गया, E। सिंपल सा डेरिवेशन है, 2-3 लाइन में आ जाएगा आपको। इसको प्रूव कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, आज मैंने ब्रीफ दे दिया है, इसको नेक्स्ट क्लास में कल लिखवा के आपको डिटेल में करा देंगे, ठीक है भाई, डन। यहां तक, कल इसको फिर से लेंगे, बताएंगे आपको, फिर आगे कराएंगे, ओके, ठीक है भाई, थैंक यू।